हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ परिवेश किताब की चैप्टर 16 कैलेंडर कलाकार का। और ये किताब क्लास 8 वाली है। हम लोग आज जिस चैप्टर का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं आपको, वो चैप्टर है कैलेंडर कलाकार। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, आप सबको भी याद आता होगा, या अभी भी आपके कमरे में कुछ न कुछ कैलेंडर तो दिखते होंगे ना। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, ये आपके चैप्टर का पेज है। तो हमारे कमरों में जो कैलेंडर वगैरह टंगे होते थे और आजकल भी टंगे होते हैं, उसी के बारे में ये एक संस्मरण है, एक छोटा सा इंटरव्यू है कैलेंडर कलाकार और स्तंभकार कॉलम कलाकार के, कॉलम लिखने वाले लेखक के बीच में। तो पहला क्वेश्चन है मौखिक सेक्शन से, वो है कि स्तंभकार के बचपन में नया कैलेंडर आने का क्या अर्थ होता था। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में स्तंभकार कौन है? जो इस चैप्टर के लेखक हैं। और इस चैप्टर के लेखक का नाम आपको याद है? याद है कि नहीं है? देखो देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वो बड़े अच्छे राइटर हैं, मैंने उनकी कई सारी किताबें पढ़ी हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, संस्मरण भी लिखा है, व्यंग्य भी लिखा है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला सवाल मौखिक सेक्शन से कि स्तंभकार के बचपन में नया कैलेंडर आने का मतलब क्या होता था। तो जब स्तंभकार के घर में नया कैलेंडर आता था तो इसका मतलब होता था नई स्फूर्ति से, नई ऊर्जा से घर का भर जाना। सेकंड क्वेश्चन, कैलेंडर का लाना और लगाना किसका शौक था? तो कैलेंडर का लाना और लगाना उस समय में मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार का शौक था। प्राचीन और आधुनिक नेताओं के बीच में क्या अंतर है? तो प्राचीन पुराने नेता और आज के पॉलिटिकल नेता की बात हो रही है। तो प्राचीन नेता जो होते थे वो सच्चे होते थे, देशभक्त होते थे और प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, है ना। जबकि आज के नेता जो होते हैं वो सिर्फ अपनी पार्टी भर के होते हैं और उनका जीवन छल फरेब और जोड़ तोड़ की कहानी होती है। कई बार तो एक नेता 2-4 साल एक पार्टी में रहते हैं, 2-4 साल दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो आप पार्टी से तो जोड़ करके भी नहीं बोल सकते। अगला क्वेश्चन है कि अब कैलेंडर कलाकार क्या काम करने लगा है ना। चूँकि कैलेंडर बनाने का बिजनेस तो ज़्यादा चल नहीं रहा, तो अब कैलेंडर कलाकार राजनीतिक पार्टी का छिटपुट काम, है ना, उनके प्रचार के पोस्टर और सेठ साहूकारों के घरों और मंदिरों की दीवारों पर पेंटिंग का काम करने लगा है। क्योंकि कैलेंडर बनाने वाले काम की शॉर्टेज हो गई, अब वो काम ज़्यादा मिलता नहीं उससे। ओके, अब लिखित सेक्शन में हम लोग शुरू करते हैं सवालों के जवाब बताना। तो लिखित सेक्शन में आपका पहला सवाल क्या है? लिखित सेक्शन में आपका पहला सवाल लघु उत्तरीय में है कि अधिकतर कैलेंडर घरों में कब आते थे? तो अधिकतर कैलेंडर दिवाली के मौके पर आते थे। सेकंड क्वेश्चन कि पहले किस तरह के कैलेंडरों की बाढ़ रहती थी, है ना। बाढ़ होना का मतलब भरपूर मिलना। तो पहले देश के नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों के कैलेंडर बाजार और घरों में भरे रहते थे, इसी की बाढ़ रहती थी। थर्ड, समाज में देशभक्ति की लहर जगाने में किन कैलेंडर का हाथ था, है ना। देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म। तो समाज में देशभक्ति की लहर जगाने में राष्ट्रीय नेताओं जैसे कि गांधी, तिलक, नेहरू, पटेल, सुभाष, राजेंद्र बाबू, मौलाना आज़ाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि के चित्र और संदेश वाले कैलेंडरों का बड़ा हाथ था। जब लोग इन कैलेंडर को अपने घर में लगाते थे तो उनके मन में इनके जैसे ही देशभक्त बनने की, स्वतंत्रता सेनानी बनने की, देश की सेवा करने की, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने की भावना का विकास होता था। इसलिए देशभक्ति की लहर जागती थी। घ, अब किसी नेता का कैलेंडर लगाने का मतलब क्या निकाला जाता है? तो आजकल अगर आपने अपने घर में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का कैलेंडर लगाया हुआ है तो लोग क्या समझेंगे? सीधे सीधे ये समझते हैं कि उस नेता और उसकी पार्टी का समर्थक हैं आप, है ना। और ऐसा होने से क्या होता है
कि समर्थक होने के साथ साथ उस पार्टी की गंदगी को ढोना है अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैलेंडर घर में लगाते हो। यही तो बताया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। अगला क्वेश्चन है कि कैलेंडरों में विरदावली के द्वारा किस प्रकार साम्य दिखाया जाता था। ये कई स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में दिक्कत आई होगी। तो कैलेंडर में गांधी और कृष्ण को साथ साथ दिखा करके दोनों का कंपैरिजन होता था और चित्र के नीचे एक कविता में विरदावली लिख करके दोनों में साम्य सिमिलरिटी को दिखाया जाता था कि भाई देखो दोनों ने एक जैसे काम किए हैं, कृष्ण भगवान के जैसे। ये दिखाया गया कि कृष्ण माखन चोर थे, वो अपने घरों में घर में, पड़ोस में, गांव में माखन चुराया करते थे, और गांधी जी नमक चोर कहलाते हैं। कैसे? तो एक्चुअली में गांधी जी ने अंग्रेज़ों का नमक बनाने पर जो उन्होंने टैक्स लगा रखा था, रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, तो उसको तोड़ा था उस कानून को। तो स्टूडेंट अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय सवाल, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि स्वाधीनता से पूर्व नेताओं के कैलेंडर किस प्रकार लोगों को देश से जोड़ते थे। ये बहुत बढ़िया सवाल है, आई लाइक इट। स्वाधीनता के पूर्व नेता देशभक्त, त्यागी, ऊंचे जीवन मूल्य वाले और प्रेरित करने वाले होते थे। उनके संदेश और तस्वीरों में कैलेंडर पर छपा देख करके बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की लहर जगती थी। अब सोचो कि आपके घर में अगर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी है, भगत सिंह की तस्वीर लगी है, चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर लगी है, तो आपके मन में उनके जैसी भावनाएं होंगी ना। आप कहीं ना कहीं अपने मन में उनको आइडल बना लोगे, उनको फॉलो करने की कोशिश करोगे। तो ऐसा ही होता था, लोग उनकी तस्वीर को देख करके उनके बारे में जानने और उनके जैसा बनने को सोचते थे और खुद को भी स्वाधीनता संग्राम, है ना, फ्रीडम फाइट के इतिहास से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि भाई उनका कैलेंडर लगा करके, उनके विचारों को पढ़ करके, समझ करके कहीं ना कहीं वो भी स्वाधीनता संग्राम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मन से ही सही समर्थन कर रहे हैं, ऐसा फील होता था। तो ये असर था पुराने ज़माने में देशभक्त, त्यागी, फ्रीडम फाइटर्स के कैलेंडर को घर में लगाने से, ऐसी बातें आती थी मन में। ओके, अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय में अगला सवाल सॉल्व करेंगे, जो है कि गांधी जी को नमक चोर कहने का कारण क्या था। यहाँ पर इसमें गांधी जी को नमक चोर कह करके कृष्ण के माखन चोर होने के साथ में क्यों सिमिलरिटी को दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसका उत्तर है कि एक समय अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था तथा लोगों के द्वारा खुद से नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब गांधी जी ने दांडी तक पदयात्रा की और समुद्र के पानी से नमक बना करके अंग्रेज़ों का विरोध किया, इस नियम को तोड़ा। इसीलिए गांधी जी को नमक चोर कहने की बात हुई है। आप सबको बता दूं कि नमक बनाना बड़ा आसान है उन सब के लिए जो समुद्र के किनारे रहते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, साल्टी होता है, तो अगर आपने छोटे से गड्ढे में समुद्र के पानी को रख दिया और अगर मई जून के दिन हैं तो सूरज की गर्मी से इवेपोरेशन होगा और उस पानी में से H2O, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये वेपोराइज होकर के ऊपर निकल जाएगा और उसमें बचेगा क्या? साल्ट, नमक। तो उसे आप इकट्ठा करके अपने घर पे ला सकते हो। और ऐसा अक्सर होता है गुजरात के पास में और बहुत सारे समुद्र तटीय इलाकों में कई सारे लोकल लोग ऐसा भी करते हैं। हम सब ने तो बस पैकेट में नमक देखा है, आपने भी पैकेट में देखा है, तो ये बात थोड़ी सी अलग सी लगेगी, लेकिन ये सच है। दीर्घ उत्तरीय सेक्शन में अगला क्वेश्चन है ग। खिलाड़ी और फिल्मी हीरो की बात सुनकर स्तंभकार क्या सोचने लगा। स्तंभकार का मतलब है लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या सोचने लगे। ओके, तो खिलाड़ी और फिल्मी हीरो की बात सुन करके स्तंभकार ये सोचने लगा कि हमारे समाज का कितना पतन हो गया है, समाज हमारा कितना नीचे गिर गया है। साथ ही यह भी कि किस तरह लोगों के मन से राजनीतिक नेता,
संत महापुरुष पौराणिक चरित्र प्रकृति देवी देवता हट गए हैं, दीवारों से भी उतर गए हैं और अब श्रृंगारिकता है ना, जिस चीज़ का ज़्यादा प्रचार है, जो सुंदर लगती है, चमक धमक वाली चीज़ें होती है, उनका रंग और प्रदर्शन चढ़ गया है। समाज कितना कमज़ोर हो गया, ये बातें सोची स्तंभकार ने। ओके, अगला सवाल है कि पाठ के अंत में स्तंभकार ने लगता है ये क्वेश्चन छूट गया है। चलो, घ पाठ में आए सभी नेताओं महात्माओं और योद्धाओं के पूरे नाम लिखो। तो इस पाठ में सभी नेताओं महात्माओं और योद्धाओं के नाम इस प्रकार हैं। महात्मा गांधी, पूरा नाम लिखना था इसमें, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महाराणा प्रताप, शिवाजी और स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर एक सवाल है जिसका उत्तर लिखना मुझसे छूट गया है, तो इसका जवाब मैं नीचे अभी लिख दूंगा, है ना, लिख ही देते हैं। ओके, तो ये है पाठ के अंत में स्तंभकार ने क्या निष्कर्ष निकाला। तो अगर आपको किताब में ये चीज़ देखनी है तो किताब में आप इसे यहाँ देख सकते हो, बाकी मैं लिखूँगा ही, है ना। ये देखो, स्तंभकार को लगा कि सचमुच समाज की यह हालत हो गई है, यह फड़फड़ाना भूल गया है, सिमटते सिमटते अपने व्यवसाय में यहाँ आकर के चिपक गया है, जहाँ नैतिक रूप से गिरने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो हम लोग इसी बात को उत्तर में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ जो सवाल रह गया है उसका उत्तर, स्तंभकार ने बदलते दौर में समाज के गिरते नैतिक मूल्य पर चिंता व्यक्त की। है ना, यही निष्कर्ष है। लेखक को निराशा हुई कि समाज पतन की ओर जा रहा है। यही उत्तर है आपके उस सवाल का जो मेरे इस हैंड रिटेन नोट में लिखना रह गया था। ओके, मैं आपको सवाल फिर से दिखा दूं। तो सवाल ये है, पाठ के अंत में स्तंभकार ने क्या निष्कर्ष निकाला। ये, और ये एक्चुअली में जो जवाब है वो घ का है। घ कि पाठ में आए सभी नेताओं महात्माओं और योद्धाओं के पूरे नाम लिखिए। अगले सवाल में है कि पाठ के अंत में स्तंभकार ने क्या निष्कर्ष निकाला। तो इसका उत्तर ये होगा जो मैंने लिखा है कि स्तंभकार ने बदलते दौर में समाज के गिरते नैतिक मूल्य पर चिंता व्यक्त की। लेखक को निराशा हुई कि हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। ओके, इसके बाद अगला सवाल है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
इसमें 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उसके सामने में सही और गलत का निशान लगाना है। पहला स्टेटमेंट है कि किसे अपने बचपन की याद आती है, तो स्तंभकार को अपने बचपन की याद आती है। बिना तारीख वाले कैलेंडर किस मौके पर आते थे, तो बिना तारीख वाले कैलेंडर दिवाली पर आते थे। इसका उत्तर होगा दिवाली, दिवाली पर। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके साथ में ही क्लास 8 की परिवेश हिंदी किताब का आखिरी चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोगों के साथ में ये सफ़र बड़ा अच्छा रहा। अब मैं देखूँगा, मुझे मौका मिलेगा तो इस चैप्टर में से, इस किताब के बाकी सारे चैप्टर्स जिनका कि एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने नहीं डाला है, तो एक एक करके उसे भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और क्लास 9th में भी हम लोग मिल सकते हैं, उसमें भी जो आपकी हिंदी की किताब होगी उसके चैप्टर, उसके सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेंगे। तो एक बार जब आप क्लास 9th में जाओगे तो मेरे चैनल को विजिट करना ज़रूर। तुम्हारे काम की चीज़ें ज़रूर होंगी, यहाँ पर चैप्टर्स होंगे, एक्सप्लेनेशन होंगी, समरी होंगी, सॉल्यूशंस होंगे। तो याद रखना, भूलना नहीं, किसे नहीं भूलना है, मेरे चैनल का नाम जो है न्यू एज कोचिंग। आई होप आप सब लोगों ने इसे सब्सक्राइब करके रखा ही होगा, तो क्यों ना इसे शेयर करो, कमेंट लिखो कि तुम्हें इस किताब के सॉल्यूशंस मेरे द्वारा बताए जाने पर कैसा लगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।